नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान कश्मीर एक्सप्रेस के साथ। आइए आगाज करते हैं अपने जम्मू कश्मीर की खबरों का हेडलाइंस के साथ। दौरे के आखिरी मरहले में दिनेश्वर शर्मा आज पहुंचे अनंतनाग। हिफाजत के लिए किए गए सख्त इंतजाम। सियासी जमात और मुख्तलिफ शोबों से जुड़े लोगों से की मुलाकात। दिनेश्वर शर्मा के दौरे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा। पार्टी तर्जुमान ने कहा, मुज़ाकरात की तकर्रूरी से पार्टी के मौक़िफ़ की होती है तायद। जम्मू में पानी के लिए मचा कोहराम। महज 40 से 50 मिनट के लिए मिल रहा है लाखों की आबादी को एक दिन के नागे पर पानी। हालात को जल्द नॉर्मल करने की पीएचई महकमे ने कराई यकीन दहानी। मौसम खिजा में सुर्ख पत्तियों से ढका रहने वाले चिनार का वजूद खतरे में। तामीरी कामों के लिए धड़ल्ले से काटे जाते हैं चिनार के दरख्त। सरकारी रवैये के सबब लोग अंदेशों का शिकार। और टीम इंडिया के साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज पहुंचे स्कूली बच्चों के बीच। श्रीनगर में डीपीएस के बच्चों को दी क्रिकेट और बेहतर मुस्तकबिल की टिप्स। नाबीना बच्चों की इमदाद के लिए स्कूलों की कोशिशों की तारीफ की। आप देख रहे हैं जी सलाम। मरकजी हुकूमत के मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा का मौजूदा दौरा आखिरी मरहलों में है और गुज़िश्ता 3 दिनों से वो वादी कश्मीर में है। आज उन्होंने जनूबी कश्मीर के शोरीश ज़दा इलाके अनंतनाग का दौरा किया। साबिक आईबी चीफ की हिफाजत के पेश नजर इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। अनंतनाग आमद के बाद दिनेश्वर शर्मा ने मकामी डाक बंगले में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों से मुलाकात की। मुलाकातियों में सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदे भी शामिल थे। मुज़ाकरातकार ने सभी लोगों की बात को संजीदगी से सुना। सियासी जमातों के नुमाइंदों ने मुलाकात को मुस्बत और हौसला अफजा बताया है। कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ, तो आज हम दिनेश शर्मा जी से मिले तो रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। लेकिन हमने भी कुछ बातें उसके साथ करी। हमने कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टी के असाइड पहले हम ह्यूमन बीइंग है, तो हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलजुल के इस मसले कश्मीर को हम यहाँ से फिर से जन्नत बेनज़ीर बनाए। यहाँ पे जो अभी हालात बने हुए हैं और वो बहुत ही नाजुक हालात है, क्योंकि यहाँ पे जो इसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हुई है, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल यूथ है उनको इग्नोर किया जाता है। अगर आप देखो कि पिछले 1-1.5 साल से सिर्फ बैकडोर एंट्रीज हो रही है। पीएचडी लोग बैठे हैं और यहाँ से लड़के जो इनके हैं, जो पीडीपी के लड़के हैं, उनको बैकडोर एंट्री के साथ अपॉइंट किया जाता है। दैट इज़ नॉट ए गुड। ये एक अच्छी मैसेज नहीं जा रही यूथ के लिए। हम यही चाहते हैं कि एक अच्छा माहौल बने। गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के लिए होती है, लोगों के साथ जुड़े, लोगों के मसले हल करे तो पीस यहाँ पे आ सकता है। बात यह है कि जहाँ तक कि इंटरलोकेटर का यहाँ साउथ कश्मीर में आने का ताल्लुक है, हमारा एक डेलीगेशन मिला। हम खैर मकदम करते हैं जो भी जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी मजबूत स्टैंड होगा तो उसका बहैसियत पार्टी हम कांग्रेस जमात उसका खैर मकदम करते हैं। दिनेश शर्मा जी यहाँ आए, एक बहुत बड़ा डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी का मिला। मैं उस डेलीगेशन की क़यादत कर रहा था। हम उनसे मिले, खूब बातचीत हुई। हमें अच्छा फील हुआ क्योंकि ये अच्छा है, सिंसियर है और हमने इसका शुक्रिया भी किया है पहले कि अब पहले भी यहाँ पे इंटेलेक्चुअल आए, जैसे राधा कुमार या आनंद वोहरा भी थे पहले, और भी बहुत सारे थे, तो उससे कोई मुस्बत जवाब नहीं हुआ। फिर आगे उस पर कोई अमल ही नहीं हुआ। हमने कहा अगर आपको क्लियर मतलब एक मैसेज देनी है कश्मीरी आवाम को, तो आपको जो आपने इशू जो आपने मेजर विड्रा करवाए FIRs, तो इस पर एक पॉजिटिव मैसेज आ गई लोगों में। और एक और चीज़ है कि जो यहाँ पे आपने पावर क्राइसिस का सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला 800 मेगावाट, इसने जवाब दिया कि नेक्स्ट ईयर तक पूरा हम इस पर 90% कंट्रोल करेंगे। तो दिनेश्वर शर्मा अनंतनाग में थे और अलग अलग तबके के लोगों ने उनसे मुलाकात की और इसमें सियासी जमातों के नुमाइंदे भी थे और बाकी दूसरे शोबों के लोग भी थे समाज के, और सबने इसे एक मुस्बत पहल बताया है। और जिस तरह से ये कोशिश है
अभी तक जो कोशिशें इस सिमत में हुई हैं वो सबसे बेहतर कोशिश ये मानी जा रही है। खुद कश्मीरी कह रहे हैं, वहां के सियासी लीडरान कह रहे हैं, वहां के दूसरे समाज के दूसरे तबकों के लोग कह रहे हैं, और ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि मसला कश्मीर को हल करने के लिए संजीदा नजर आ रही है मरकजी हुकूमत। तो इस वक्त हमारे साथ मरकजी, बिल्कुल, और जिस तरह से ये पूरा दौरा उनका बार बार अरेंज किया जा रहा है, ये दूसरा दौरा है अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर का दिनेश्वर शर्मा का, तो उससे ये साफ तौर पर या यूं कहें कि फौरी तौर पर ये तो नजर आता है कि इस मसले के हल के लिए, बातचीत के लिए मरकजी हुकूमत संजीदा है और इस सिमत में बहुत तेजी से कोशिश की जा रही है। एक तरफ जहां मिलिटेंट्स को वापस समाज में लाने के लिए कोशिश जारी है, वो मिलिटेंसी छोड़े, हथियार डालें, उनका खैर मकदम किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब हथियार उठा चुके लोगों को या जो तशद्दुद का रास्ता अपनाए हैं उन पर सख्त कार्रवाइयां हो रही हैं। इधर बातचीत शुरू हुई है और कश्मीर के अगर हम बात करें तो अलग अलग जो सियासी जमातें हैं, जो समाज के अलग अलग तबके हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस पहल का खैर मकदम किया, इसे एक मुस्बत पहल करार दिया है। दिनेश्वर शर्मा दूसरी बार जम्मू कश्मीर आए हैं, आज साउथ कश्मीर में थे, अनंतनाग में थे, और इस वक्त हमारे रिपोर्टर खालिद हमारे साथ अनंतनाग से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी खालिद, जानना चाहेंगे आपसे क्या कह रहे थे अनंतनाग में अलग अलग तबके के लोग दिनेश्वर शर्मा से मिलकर? अभी हमने हालांकि कुछ लोगों को सुना, आज की मुलाकात कैसी रही लोगों की, क्या रिस्पांस आपने देखा? देखिए इमरान, जो इंटरलोकेटर दिनेश्वर शर्मा ने जब आज 10 बजे के करीब अपनी आमद को अनंतनाग जनूबी कश्मीर के तवारीकी जिले में यकीनी बनाया, सख्त सिक्योरिटी के बीच दिनेश्वर शर्मा आज 10 बजे के करीब अनंतनाग के डाक बंगलों में पहुंच गए और जहां पे उन्हें 10 बजे से लेकर बराबर 4 बजे तक मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। और बड़ी बात जो रही, आज 22 के करीब समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले वफूद ने दिनेश्वर शर्मा से मुलाकात की और अपनी बात उनके सामने रखी, जिनमें पीडीपी, बीजेपी के अलावा कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सियासी लीडरान और नौजवान भी शामिल थे। इसके अलावा कॉलेज तालिब इल्मों ने भी दिनेश्वर शर्मा से मुलाकात की। उसके साथ साथ समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले सिविल सोसाइटीज और बाकी कारोबारी अंजुमनों के जोमाओं ने भी दिनेश्वर शर्मा से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान अपनी बात उनके सामने रखी। अगरचे मीडिया को जो अंदर मुलाकात हुई उसको अक्सबन करने से रोका गया, लेकिन ओवरऑल जब मुलाकात से बाहर ये मुख्तलिफ वफूद से ताल्लुक रखने वाले लोग आए तो बड़ी बात जो देखने को मिली कि हर चेहरे पे मुस्कुराहट थी, हर चेहरे पे हमें इत्मीनान देखने को मिला। अगर हमने कांग्रेस लीडरों से भी बात की, अगर हमने यूथ लीडरों से भी बात की, अगर हमने उन लीडरों से भी बात की जो किसी सियासी तंजीम के साथ वाबस्ता नहीं है, जो कॉलेज तालिब इल्म है, तो सभी ने यही जो है उम्मीद जताई कि उनकी बात अच्छी तरह से सुनी गई और उन्हें अब की बार ये उम्मीद है कि कुछ न कुछ अब हासिल होगा और उन्हें पूरी तरह से अपनी बात सामने रखने का मौका दिया गया और बगौर उनकी बात को सुना गया। जी इमरान, बहुत शुक्रिया खालिद मुंतजिर इस पूरी जानकारी के लिए आपका अनंतनाग से। और मरकजी मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा के श्रीनगर आमद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान सारा हयात ने पार्टी का रुख रखते हुए कहा है कि अगर दिनेश्वर शर्मा आए हैं तो इसका मतलब है कि कश्मीर मसला है जिसका हल निकालना जरूरी है। साथ ही फारूक अब्दुल्ला का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि वो जो कहते हैं सही कहते हैं। हमारे नुमाइंदे से तजम्मुल इस्लाम ने खास बातचीत की सारा हयात से। मरकजी मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा का श्रीनगर का दौरा और उसके बाद साउथ कश्मीर और शुमाली कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों का दौरा जारी है। इसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल स्पोक्स पर्सन सारा हयात शाह हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया जी मीडिया को समय देने के लिए। सवाल नंबर 1 होगा कि दिनेश्वर शर्मा के दौरे को नेशनल कॉन्फ्रेंस किस पहलू में मुस्बत तरीके से देख रहा है और किस पहलू में मनफी तरीके से देख रहा है? देखिए, अगर
इंटरलोक्यूटर को भेजा गया है, सबसे पहले जो लोग ये कहते हैं कि भाई कश्मीर का मसला कोई मसला ही नहीं है, तो ये समझना होगा कि अगर किसी को इसलिए भेजा गया है कि वो इस मसले को देखे और इस मसले का जो है कोई रेजोल्यूशन ढूंढे, तो इसका मतलब जो है मसला है और इसका एक पीसफुल सोल्यूशन देखना होगा। लेकिन खुदा के लिए ऐसा ना हो कि क्योंकि यहाँ पर ऐसे कई बार जो है डेलीगेशंस भेजी गई हैं, इंटरलोक्यूटर्स भेजे गए हैं, लेकिन उसका जो है आउटकम वो इतना पॉजिटिव नहीं आया है आज तक। तो अब उम्मीद करते हैं खुदा के लिए इसमें जो दिनेश्वर आए हैं, इनका जो यहाँ पे आना है वो प्रोडक्टिव हो, उसका एक मकसद निकले और जो मकसद हो वो एक कामयाब पीसफुल कश्मीर रेजोल्यूशन हो। मैम, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से खासकर सदर डॉक्टर अब्दुल्ला की तरफ से जो बयानात आते हैं काफ़ी तनकीद है मुल्क भर में। कहते हैं कि आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कहते हैं तो सत्ता में जब होते हैं, जब हुकूमत में होते हैं तो कुछ बयानात और देते हैं, लेकिन आज जो वक्त अपोजिशन का आता है तो कुछ और बयानात देते हैं। आप कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब के स्टेटमेंट्स को? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझूंगी, लेकिन हाँ मैं ये भी कहूँगी कि क्रिटिक्स को पूरा हक है ये बोलने का जो वो बोलेंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, मीडिया को हक बनता है अपनी राय देने का, लेकिन ये बिल्कुल सही बात नहीं है। ओवरऑल हम माने कि अपोजिशन में जो ख्यालात होते हैं वो गवर्नमेंट में आके खुद ब खुद तब्दील हो जाते हैं। ये सही बात नहीं है, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी कि जो भी ऑपोजिशन रहेगी, अगर वो पब्लिक को नहीं बताएंगे कि गवर्नमेंट की खामी कहाँ पे रह रही है, तो कौन बताएगा, किस तरह पता चलेगा, और सरकार किस तरह नींद से उठेगी कि भाई यहाँ हमारी खामियां हैं और हमें ये जो है वो ठीक करनी चाहिए। लेकिन कश्मीर में जो इस वक्त हालात हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के रोल से आप मुतमईन हैं? क्योंकि 2008 से 2014 तक पीडीपी सड़कों पे थी, घरों में नहीं थी। उमर साहब को असेंबली के अंदर से लेकर बाहर तनकीद था, जलसे जुलूस एहतजाज थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन 2-3 साल में क्या किया? क्या आपको लगता है वो ड्रामाई अंदाज सियासत को या इतने बड़े स्टेचर के लोगों को? नहीं, मैं कह रहा हूँ सर मैं कह रहा हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस वक्त एक मौका मिला है। आप मुझे बताइएगा कि 3 साल में सिवाय खवातीन के कुछ एहतजाज के, सिवाय कुछ उमर अब्दुल्ला साहब के 1-2 रैलीज के, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं सड़कों पे है? जहां पानी, बिजली, सड़क, NIA, टेरर फंडिंग ऑपरेशन ऑल आउट, बाकी इतने संजीदा मामला तो हैं। देखिए, मैं आपको यही कह रही हूँ कि जहां तक क्रिटिसिज्म का सवाल है, जहां भी पानी का, बिजली का, कश्मीर मसले का या कोई भी जो भी मसला होगा उसके बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस बात ज़रूर करेगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कैडर बेस्ड पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी तंजीम है। ये अच्छा नहीं लगेगा कि हम ड्रामाई अंदाज में सड़कों पे जाएं, सेक्रेटरीट पे ताले लगाएं और वो ड्रामे करें। देखिए, ड्रामे करने वाले लोग कितने आज एक्सपोज हो चुके हैं। उन्होंने ड्रामे किए, उन्होंने मिलिटेंट फ्यूनरल से अपनी सियासत शुरू की। तो मुझे बताएगा कि क्या डॉक्टर अब्दुल्ला के इस वक्त जो स्टेटमेंट्स हैं तो फिर आप वो किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे जहां तक मैं कहूंगी कि जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में नहीं है, डॉक्टर साहब के साथ पूरी तंजीम है और जो भी उन्होंने कहा है हम तो अप्रिशिएट ही करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता हुकूमत में क्यों नहीं कहा? जब उमर साहब सरकार चला रहे थे, फारूक साहब चला रहे थे, उस वक्त तो नहीं कहा था? PA के, PO के ये इशू तो नहीं उठे? तो डॉक्टर साहब के स्टेटमेंट जो है वो ये है कि प्रो कश्मीर एक लेगेसी के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है उसमें थोड़ी सी पजीराई लोगों की हासिल हो जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा एजेंडा ही यही रहा है। शेर कश्मीर ने जो एक मूवमेंट स्टार्ट की थी डोगरा राज को बाहर निकालने के लिए, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो इसीलिए वो कश्मीरी के साथ रही है, शाना बशाना खड़ा आज तक, इस 2017 तक के दम तक। जहां तक आप 8 से 14 की बात करते हैं, बेशक गलतियां हुई होंगी, तभी तो हम लोग आज पावर में नहीं हैं, लेकिन उन्हीं गलतियों को सुधारा जा रहा है। और रियासती सरकार के पत्थरबाजों पर दर्ज मामलों को वापस लेने के फैसले पर अपोजिशन मुखालफत कर रहा है, तो PDP लीडर सेहत और समाजी फलाह बहबूद की वजीर आसिया नकाश ने इस फैसले को बेहतरीन कदम बताया। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी मामलों में फंसे नौजवानों को अक्सर पढ़ाई और नौकरी के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से भटके हुए नौजवानों को समाज की मेन स्ट्रीम में शामिल होने में मदद मिलेगी। उन्होंने कश्मीर दौरे पर आए मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा को लेकर कहा कि उनके आने से कश्मीर में हालात ठीक करने के मद्देनजर एक नई उम्मीद जागी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के POK पर दिए बयान पर उन्होंने कहा कि जब भी वो इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो इसी तरह के बयान देते हैं।
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये जो इंटरलॉक्यूटर का अपॉइंट होना, जो हमारी पार्टी की जो डिमांड थी, जो हमारी सरकार का जो शुरू से जो रहा था, इसमें कि हमें सारे स्टेक होल्डर्स को मिलके इसमें हमने सबको लाना है, बातचीत होनी चाहिए। और जो इसमें एजेंडा ऑफ अलायंस में भी जो बात कही गई थी, आई थिंक इट इज एन स्टेप फॉरवर्ड। हम इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारा ये ना काफी ये है कि इन्होंने ये कदम उठाया है इंटरलॉक्यूटर को अपॉइंट करके। और श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड ऑफिस में एक मीटिंग का एहतमाम हुआ, जिसमें कि कई समाजी वफ्द ने पार्टी के सदर और सीनियर लीडरान से मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी फिरका वाराना तशद्दुद को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही मौजूदा हुकूमत पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में लोगों की मुश्किलात को बढ़ाया जा रहा है, न कि कम किया जा रहा है। इधर वेलफेयर मिनिस्टर और हंदवाड़ा के एमएलए सज्जाद गनी लोन अपने इंतखाबी हलके में 3 रोजा दौरे पर हैं और इस मौके पर पब्लिक की परेशानियों को सुनने के लिए कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें इलाके के लोगों ने शामिल होकर अपनी अपनी परेशानियां बताई। लोगों की परेशानियों को सुनकर हल करने की बात उन्होंने कही। सज्जाद गनी लोन ने डाक बंगलों में कई डेलीगेशन से मुलाकात की। डोडा असेंबली हलके से गुज्जर तबके के तकरीबन 200 अफराद ने मंगल को बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इन लोगों ने मकामी रुकन असेंबली शक्ति राज परिहार और जिला और मंडल लेवल के पार्टी कारकुनान की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल ये लोग हुए। इस मौके पर शक्तिराज ने एसटी तबके की अक्सरियत वाले भाखना गांव को गोद लिए जाने की इत्तला दी। इस स्कीम के तहत रुकन असेंबली अपने फंड से इलाके की तरक्की के लिए फंड देता है और इस स्कीम के जरिए गांव को जदीद और बुनियादी सहूलियात मुहैया कराई जाएंगी। यहाँ डोडा में एनसी कांग्रेस मुक्त डोडा करने का एक अभियान चला है और जिसमें एसटी कम्युनिटी के हमारे जो चौधरी जो गुज्जर भाई हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज यहाँ पूरी 3-4 पंचायतों से मिल के यहाँ पे आए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं अपनी ओर से इनका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि इनके जुड़ने से पार्टी और मजबूत होगी। और हमारा जो टारगेट है कि यहाँ डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में मैक्सिमम जो पंचायत हैं, मैक्सिमम जो वार्ड्स हैं, जो पंच हमारे यहाँ पे बने, ताकि ग्रास रूट लेवल तक लोगों की जो दिक्कतें होती हैं उनको हम दूर कर सकें। शहीदों को ताजीम और उन्हें याद करने के मामले में हम और हमारे इदारे कितने संजीदा हैं, इसकी मिसाल जाबजा देखने को मिल जाती है। एक मिसाल जम्मू में वाक़े अम्फला इलाके में भी देखी जा सकती है। 2009 में एमसीजे की जानिब से यहां पर डोगरा रेजिमेंट के शहीदों को याद करने के लिए शौर्य स्थल बनाया गया था, लेकिन आज जो उसकी हालत है उससे तो यही लगता है कि हम शहीदों की ताजीम कम बेहुरमती ज्यादा करते हैं। आने वाले रास्ते गंदगी यहां पर फैली रहती है, मुजस्समों की भी साफ सफाई ठीक तरीके से नहीं होती है। जम्मू में कई ऐसे मकामात हैं जहां डोगरा शौर्य स्थल जैसी तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। मकामी लोगों ने इसकी देखभाल का मुतालबा किया है। ये बहुत ही सम्मानित और पवित्र जगह है, पर अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि 2009 में ये स्मारक बना था, डोगरा शौर्य स्मारक, और गवर्नमेंट की तरफ से इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। आपने देखा यहाँ पे जगह जगह पे शराब की बोतलें और गंद बिखरा पड़ा हुआ है। सरकार से कहना चाहूँगा कि वो कुछ बंदे यहाँ पे डिप्यूट करें ताकि वो इस पार्क और भी जम्मू शहर में जो पार्क है उनका रख रखाव अच्छे ढंग से हो सके, क्योंकि ये एक ऐसी प्रतिष्ठित जगह पे हम खड़े हैं जहाँ पे शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। पर जहाँ पे देखा आपने बड़ा उदासीन रवैया सरकार की तरफ से और लोगों की तरफ से, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसका ठीक ढंग से रख रखाव होना चाहिए। बड़ी खुशी की बात है, शहीदों को नमन करने के लिए जम्मू शहर में एक स्थान डोगरा शौर्य स्थल के नाम के, वहाँ पे मैं हर साल के प्रतिदिन देखते हैं जब भी शहीदों को नमन करने के लिए वहाँ पे श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की मैं नाकामयाबी कहूँगा, क्योंकि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने वो जगह वहाँ पे डोनेट करने के बाद उसकी डेवलपमेंट जो सही मायने में चाहिए, उसकी ज्यूरिडिक्शन आउटसाइडर में
ताकि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स या कोई ऐसे शख्सियत जो कि देश के अगेंस्ट काम करने वाले और जो उनका पर्सनल इंटरेस्ट हो, वो वहां पे जाके कोई अपनी एक्टिविटी वहां पे करते रहें और उन लोगों को चेक ना हो। उसके लिए बाकायदा उसकी जुरिडिक्शन आउटर बाउंड्री और बाकायदा वहां पे कोई वेट एंड वॉच वाला स्टॉप भी होना चाहिए। और शोपियान में आदिल अहमद नाम के ऑटो ड्राइवर के घर वालों और रिश्तेदारों ने इंसाफ की मांग करते हुए जमकर एहतजाज किया। आदिल का कुछ दिन पहले कत्ल हो गया था। मुतासिर घर वालों के मुताबिक पुलिस वारदात को अंजाम देने वाले मुलजिमों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई नहीं कर रही है। मुलजिमों के खिलाफ मामला दर्ज तो किया गया है, लेकिन खास कार्रवाई नहीं हुई। घर वालों के मुताबिक उनका बेटा अपने साथियों के साथ सेब के बॉक्स लेकर पुंछ गया हुआ था और उसका कत्ल हो गया। आदिल अहमद के घर में अकेला रोजी कमाने वाला वही था। उसके वालिद की पहली मौत हो चुकी है। घर में बूढ़ी माँ, 2 साल की बेटी और बीवी है। उनका गुजारा कैसे होगा, इसी बात को लेकर सभी परेशान हैं। ऑटो लेकर श्रम कोर्ट के लिए हमारा भाई आदिल शिफी जो ऑटो लेकर सेब का ऑटो लेकर श्रम कोर्ट के लिए रवाना हुआ था, लेकिन रास्ते में उसका कातिल हो गया। अब कातिल को उन्होंने अरेस्ट किया है, लेकिन तहकीकात कुछ भी नहीं है। हमारे इस मामले की तहकीकात पूरी तरह से हो, नहीं तो यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं रहेंगे। क्योंकि हमारी 2 साल की बच्ची है, मेरी भाभी है और मेरी माँ है। हमारे बाप की डेथ 2003 में हुई है। हम बार बार किसी से मदद लेने के लिए नहीं जाएंगे कि हमारी मदद करो, हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, हम फलानी जगह जाएंगे। और बारामूला की कुंजैर थाना पुलिस ने पंजाब के खिजारपुर मुखेरियान से 15 साल की नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया है। 18 नवंबर को बटपुरा कुंजैर से लड़की को पंजाब के अर्जुन सिंह ने किडनैप कर लिया था और मुलजिम ने वारदात को मुतासिरा की रिश्तेदार तस्लीमा बेगम की मदद से अंजाम दिया था। मामले की शिकायत मिलने पर कुंजैर थाना पुलिस पंजाब के खिजारपुर मुखेरियान पहुंची और पंजाब पुलिस की मदद से मुलजिम अर्जुन सिंह के ठिकाने पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से नाबालिग लड़की को बरामद किया गया है। नाबालिग का मेडिकल कराकर उसके वालिदैन को सौंपा गया। साथ ही किडनैप में शामिल तस्लीमा बेगम के साथ भी कानूनी कार्रवाई की गई है। पुलिस स्टेशन कुंजर को एक कंप्लेंट मिली थी 18 ऑफ दिस मंथ कि एक लड़की जो कि जावेद अहमद शाह की नीस है, जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल की है, उसको एक शख्स जो कि पंजाब का रहने वाला है, जिसका नाम कि निर्मल सिंह है, ने अगवा करके ले गए हैं। तो लिहाजा लड़की को हमने वहाँ से पंजाब से रिकवर करके उसके पेरेंट्स के मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उसके पेरेंट्स के हवाले किया है और जो रेलेवेंट सेक्शंस जो लॉ के हैं उसको भी हमने ऐड किया है। स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और 30 हजारी के दरमियान प्रॉपर्टी तनाजे को लेकर JKSRTC के मुलाजमीन ने श्रीनगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुजाहरा किया और इस दौरान इस मामले में उसे हल करने के लिए डिविजनल कमिश्नर से पहल करने की अपील भी की। वाज़ेह है कि दिल्ली के 30 हजारी में वाक़े JKSRTC ऑफिस को लेकर दिल्ली सरकार और कॉरपोरेशन के बीच तनाजा पैदा हो गया था। हाईकोर्ट ने इस मामले में JKSRTC को 3 माह के अंदर प्रॉपर्टी दिल्ली सरकार को सौंपने का हुक्म दिया है। यूनियन का कहना है कि ऑफिस बंद होने से रोडवेज सर्विस मुतासिर होगी, जिसकी वजह से रियासत में आने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना होगा। यूनियन ने इस मामले में सरकार से भी मुदाखलत का मुतालबा किया है। अब आज से लगभग 15 दिन पहले वहाँ जी दिल्ली का जो हाई कोर्ट है उन्होंने एक और ऑर्डर निकाला है कि विद इन 3 मंथ आप इसको वहाँ से वैकेट कीजिए। आज हम वज़ीर आला साहिबा से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इसमें मेहरबानी करके इंटरवीन करिए। 30 हजारी के बदले SRTC के बदले में कोई जो कोर्ट ने आज से 20 साल पहले कहा था कि इनके लिए सूटेबल अल्टरनेटिव चाहिए, उसमें अपनी मुदाखलत करिए। वो अल्टरनेटिव जो सूटेबल अल्टरनेटिव दिल्ली गवर्नमेंट से वो हासिल कीजिए। और हाफिज सईद ने यूएनओ में एक अर्जी देकर खुद को पाक साफ बताया है और माफ करने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर जम्मू में डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान और हाफिज सईद के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया और मांग की कि पाकिस्तान की सारी मदद बंद कर देनी चाहिए और उसको दहशतगर्द मुल्क करार दे देना चाहिए। साथ ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप से मिलिटेंट की फैक्ट्री चलाने वालों पर रोक लगाने की मांग की गई। पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड के अंदर टेररिस्ट स्टेट घोषित किया जाए और सारी एड्स बंद कर दी जाए। अरे श्रीमान अमेरिका के अध्यक्ष महोदय जी, श्रीमान ट्रंप जी, आंखें खोलो। तुम्हारा कोई मकसद हो सकता है, लेकिन टेररिज्म फैक्ट्री चलाने वालों को रोको और उनका दाना पानी बंद कर दो।
एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी कि पीएचई महकमा पानी की किल्लत दूर करने के लिए बड़े दावे करता है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। जम्मू के बाशिंदे इस वक्त पानी की फराहमी को लेकर सख्त परेशानी का शिकार हो रहे हैं। मौसमी सरमा की राजधानी जम्मू रियासत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। हुकूमत इसे स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप करना चाहती है, लेकिन इसकी मौजूदा हालत आम शहरों जैसी है, जहां पानी जैसी बुनियादी सहूलियात के लिए लोगों को 24-24 घंटे इंतजार करना पड़ता है। शहर में लाखों अफराद को इन दिनों हर दूसरे दिन पानी मिल रहा है, और वो भी महज 40 या 50 मिनट के लिए। अंदाजा लगाइए कि लोग कैसे अपनी जरूरतें पूरी कर रहे होंगे। खुद ही सुनिए इनकी परेशानियों का हाल। पानी की समस्या हमारी हल की जाए, और जो हमारी जो पुरानी पाइपें हैं उनको चेंज करके नई पाइपें डाली जाएं, तो हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो पानी की बहुत प्रॉब्लम है इधर, जहाँ पुरानी पाइपें लगी हैं और ना ही चेंज कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाले। कितनी देर से हमें प्रॉब्लम होती है, कितनी बार दफ्तर में गए हैं, कितनी बार जो हमारी वार्ड में जो लड़का लगा पीएचई वाले उनको भी बोला है, जेई को बोला है, तो ये पाइपें चेंज नहीं करा रहे हैं। पुरानी पाइपों को चेंज किया जाए और पानी की प्रॉब्लम समस्या को दूर किया जाए। शहर के लिए ये कोई नई बात नहीं है। माजी में भी इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं, वो भी सर्दियों के मौसम में। महकमे से बात करिए, उसके पास भी इस मसले का कोई वाज़ेह जवाब नहीं है। ये पुरानी पाइपें लगी हुई हैं। वारनोट पाइप्स का एक प्रोजेक्ट हम टेकअप किया हुआ है। हमने जम्मू ईस्ट में भी वारनोट पाइप से वो रिप्लेस की हैं, क्योंकि पुराने टाइम की पाइपें लगी होंगी, जब पॉपुलेशन कम थी उस टाइम की लगी होंगी कि लोगों को 1.5 इंची पाइप है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से 4 इंची या 5 इंची चाहिए होती है, उसके हिसाब से वो पुरानी पाइपें हमने निकाली हैं, वारनोट करके प्रोजेक्ट बनाया है। और वेस्ट की साइड हमने शुरू किया हुआ है प्रोजेक्ट, वारनोट प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट। मोर ओवर एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ कि चिनाब का प्रोजेक्ट भी हमारा फाइनल स्टेज पर है। इसमें 2 फेज़ में हमारा होगा। 55 MGD इसमें पानी हमारा फर्स्ट फेज़ में ऐड अप होगा। ये रिक्वायरमेंट मेरी 65 MGD है, 55 और ऐड अप हो जाएगा, तो मोर ओवर इससे कोशिश करेंगे कि 2 टाइम भी पानी दे सकें। इन यकीन दहानियों पर कब तक अमल होता है, इसका इंतजार करना होगा। देखते हैं कि मकामी बाशिंदों को मुस्तकिल बुनियाद पर कब तक पानी की सप्लाई शुरू होती है। राजन वैद, जम्मू, जी सलाम। और इस पूरे मसले पर हमारे नुमाइंदे राजन वैद्य ने बात की जम्मू पीएचई के चीफ इंजीनियर रमेश गंदोत्रा से, और जाना कि क्यों रही है परेशानी और इसके हल के लिए क्या महकमे के पास मंसूबा है। पानी लोगों की अहम ज़रूरतों में शामिल है और पानी के बिना जीवन मुमकिन नहीं है, लेकिन जम्मू शहर में जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है उस हिसाब से जो खासकर विभाग का जो ढांचा है वो नहीं आगे जा पाया है। इस पे बात करने के लिए पीएचई महकमे के चीफ इंजीनियर अशोक कुमार गंडोत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पानी एक बहुत अहम ज़रूरत है लोगों की, लेकिन कमी देखी जाती है। लोगों के घर में पानी कई दिनों तक नहीं आती, कई शिकायतें भी आती होंगी आपके पास, क्यों, ऐसा क्यों है? बेसिकली हमारा जो जम्मू शहर में जो हम पानी दे रहे हैं, हमारे 2 किस्म का पानी है, एक सरफेस वाटर है, एक ग्राउंड वाटर है। हमारे 16.40 हमारी लाख जो पॉपुलेशन है जम्मू अर्बन की, इसके हिसाब से मेरे 65.12 MGD इसकी रिक्वायरमेंट है, और जो अवेलेबिलिटी है मेरी 50 के करीब है, हमारी 50 MGD के, तो हमारा शॉर्टफॉल है 15 MGD। उसको दूर करने के लिए हमने काफ़ी ईरा को, ये ADB से फंडिंग हो रही है, ईरा ने 25 ट्यूबवेल्स अभी हमें हैंड ओवर किए हैं, वो हमने एडअप किए हैं। टोटल 262 ट्यूबवेल्स हैं हमारे नॉर्थ के और साउथ दोनों साइड से, गांधीनगर और सिटी के। तो मोर ओवर जो हमारी जो शॉर्टफॉल है 15 MGD के लिए, इसके लिए भी हमने जो नया प्लान बनाया
ईरा का ट्रंच 3 आ रहा है, उसमें हमने उनसे 43 ट्यूबवेल्स और हमने लिए हैं, उससे हमारा शॉर्टफॉल दूर हो जाएगा इससे। सर, जिस तरह से जम्मू शहर में खासकर देखा गया है जनसंख्या पिछले कुछ सालों में काफ़ी इजाफा हुआ, लेकिन जो ढांचा था जो पाइपों का या सितली प्लांट में जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया है वो ज्यों का त्यों है, उसमें बदलाव क्यों नहीं आ पाया ज़्यादा? शीतली के लिए हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है, उधर हमारे काफ़ी चैनल्स वगैरह काफ़ी बनाई है हमने और पंप्स भी लगाए हैं जो रॉ वाटर उठाते हैं, एडिशनल पानी हम उधर से उठाते हैं। ये शीतली के लिए हमारा एक तो मांडा स्टेशन है, एक लोहार स्टेशन है, उसमें एडिशनल पंपिंग हो रही है हमारी। तो जम्मू सिटी की जो रिक्वायरमेंट है हम इधर से पूरी मांडा से और लोहार से कर रहे हैं पूरी, तो उधर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है हमने, इनटेक भी बनाए हमने काफ़ी, और मोर ओवर 4 ट्यूबवेल और हम लगाने जा रहे हैं इसमें। सर, लोगों में पिछले दिनों काफ़ी ये शिकायत सुनने को मिली कि जो कोऑर्डिनेशन है खासकर ईरा में और पीएचई विभाग में वो कहीं ना कहीं सामने आ गया, उनका जो आपस में तनाव था जिसकी वजह से जो खमियाजा था तो वो आम लोगों को भुगतना पड़ा। ऐसा क्यों? ईरा नो डाउट की अच्छा काम कर रही है, इसमें खमियाजा क्या है कि ईरा जब पाइप ले करती है एक एरिया से, मैं कोई एरिया की एग्जांपल देता हूँ, जानीपुर इलाके में अगर पाइप लगाई है उन्होंने ईरा ने उस पाइप को स्टार्ट करना है, पाइप लगा के हमारा पैरेलल सिस्टम चलता है, पुराना सिस्टम भी चलेगा दूसरा सिस्टम भी चलेगा। अब पुराने इसमें रिक्वायरमेंट पानी तो उतना ही है मेरे पास, मगर 2 पाइपों में चलेगा। अब उसको डिसाइड किया कि हमने पुरानी पाइप बंद करके नई पाइप शुरू करेंगे, एक ही पाइप में ज़्यादा पानी देंगे ताकि लोगों को ड्यूरेशन भी बढ़ेगी, जो 30 मिनट रहता है हम घंटा देंगे एक पाइप बंद करके। तो उसके लिए अभी डिसीज़न किया है कि हम जितने भी कनेक्शंस हैं लोगों के जितने भी घरों के कनेक्शन हैं, एक कनेक्शन हम दे देंगे उनको, जिनके कागज़ भी होंगे या नहीं होंगे हम दे देंगे, उनको बाद में रेगुलाइज करते रहेंगे। ये डिसीज़न किया हमने, सभी को दे के हम पुराना सिस्टम बंद कर देंगे, क्योंकि लीकेज जो होती है मोस्टली जहाँ तक पुरानी पाइपें होंगी, कोई नई सिस्टम लगा है उसके में कोई लीकेज नहीं होगी। पुरानी सिस्टम का 2 पाइपें चलाने से पुरानी पाइप में लीकेज होती है, उसको बंद कर देंगे हम। तो ये थे पीएचई चीफ इंजीनियर अशोक कुमार गंडोत्रा, जिनका ये कहना है पानी की कमी तो है जम्मू शहर में, लेकिन विभाग की तरफ से कोशिशें अभी भी जारी हैं ताकि जो ये शॉर्टफॉल है पानी का उसको कम किया जाए, और उसके लिए जो प्रोसेस है वो पहले से ज़्यादा तेज किया गया है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। तो जहां एक तरफ रियासती हुकूमत सेहत को लेकर मंसूबाबंदी कर रही है, तो वहीं जिला किश्तवाड़ के बड़मान के नजदीकी गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और आसपास के गांव में अगर सेंटर खुले भी हैं तो उनमें दवाइयां नहीं है, जिससे कि मरीजों को इलाज में काफी दिक्कत का सामना होता है। इस मसले पर जब किश्तवाड़ के चीफ मेडिकल ऑफिसर से राब्ता किया गया तो उन्होंने भी इंतजाम दुरुस्त होने का सिर्फ भरोसा दिलाया। हाँ, आपके जरिए से हमें ये मालूम हुआ था कि कुछ मेडिसिन जो है डंडूरू में पड़ी हुई है, वो मेडिसिन जो है वो पीएचसी दक्षिण की ली थी। तो इस सिलसिले में डीसी साहब ने एक इंक्वायरी भी उठाई हुई है, हम इसमें इंक्वायरी कर रहे हैं और इंक्वायरी के बाद इंशाल्लाह हम उससे शेयर करेंगे। और वादिये कश्मीर में सेब के कारोबार को लगातार होते नुकसान से किसानों की कमर टूट गई है। सेब की पैदावारी से लेकर बाजारों में आने तक किसानों को काफी कर्ज और खर्चा उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कश्मीरी सेब पूरी दुनिया में मशहूर है और सेब की पैदावारी यहां के किसानों की रोजी रोटी का जरिया है, लेकिन किसानों का कहना है कि सेब की मुकम्मल रकम न मिलने पर एक तरफ बैंक का कर्ज और ज़राअत का खर्च दोनों को पूरा कर पाना नामुमकिन हो सा गया है। लोगों का कहना है कि रियासत के बाहर से जब कोई भी फल मंडी आता है तो उसकी एक तय रेट होता है, इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे सेब की फिक्स रकम हो। इधर बांदीपुरा जिला इंतजामिया की टीम ने एनक्रोचमेंट के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है और इस मुहिम के तहत तहसीलदार बांदीपुरा मुबाशिर सलीम नास्की की टीम ने सोनारवानी में खेती की सैकड़ों कैनाल जमीन पर हुए गैर कानूनी कब्जे को हटाया। इस कार्रवाई में गैर कानूनी तरीके से लगाए गए सैकड़ों पेड़ों को काट दिया गया। अफसरान के मुताबिक एनक्रोचमेंट के खिलाफ मुहिम आगे भी जारी रहेगी। इस वक्त हम ये एक तारीखी पुल है जिसको बॉर्डर पुल कहते हैं, ये
सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इरिगेशन है। बांडीपोरा की ज़मीनें सैराब होती है इस पुल से। इस पर तकरीबन ये एनक्रोच है, तो हम इससे एनक्रोचमेंट हटा रहे हैं। इस वक्त एनक्रोचमेंट हटा रहे हैं और ये एनक्रोचमेंट ड्राइव इंशाल्लाह तेजी से जारी रहेगा। और उधमपुर जिला इंतजामिया ट्रैफिक रूल्स को लेकर सख्त हो गया है। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है और इसी के तहत डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की हिदायत पर ARTO और DSP ट्रैफिक और जिला पुलिस ने मुश्तरका तौर पर जखैनी चौक पर नाका लगाया और ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के चालान काटे और कई गाड़ियों को सीज भी किया गया। हम आरटीओ के साथ और अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ मिलकर नाका लगा रहे हैं, जिसमें जो वायलेटर उनको हम चलानिंग कर रहे हैं। कुदरत का निजाम भी निराला है। मौसम खजा में जब दूसरे दरख्तों की पत्तियां झड़ने लगती हैं, तब चिनार की पत्तियां रंग बदलने लगती हैं। सुर्ख और गोल्डन कलर की पत्तियां किसी मौजज़े से कम नहीं। चिनार के दरख्त सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। सदियों पुराने इस दरख्त का वजूद आज खतरे में है, जिसे बचाए रखना बेहद जरूरी है कश्मीर के लिए। वादी कश्मीर के कुदरती हुस्न को दोबाला करते हैं चिनार के ये दरख्त। ये वाहिद ऐसा दरख्त है जिस पर मौसम खजा असरअंदाज नहीं होता। सुर्ख और सुनहरे रंग की पत्तियां इसे एक अलहदा शनाख्त देते हैं। कहा जाता है कि मुगलिया सल्तनत में चिनार का पौधा यहाँ लगाया गया था। इसके पौधे ईरान से लाए गए थे। 70 और 80 की दहाई में फिल्म इंडस्ट्री ने चिनार के इस मुख्तलिफ रंग का खूबसूरती से इस्तेमाल किया था, लेकिन बदलते वक्त में वादी की दूसरी चीजों की तरह चिनार का वजूद भी खतरे में पड़ता जा रहा है। बुजुर्गों को लगता है कि यही हाल रहा तो चिनार को माजी के अवराक में ही ढूंढना पड़ेगा। जिस नुक्ता निगाह से देखा जाए, जिस नज़र से देखा जाए, चिनार चिनारी है, मगर अफसोस का मुकाम है कि आजकल यही नज़र आ रहा है कि चिनार कश्मीर से नाबूद हो रही है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब ये चिनार जो है खित्ते कश्मीर से बिल्कुल नेस्तो नाबूद के नक्शे से नाबूद हो जाएगी। आने वाली पीढ़ी को अगर हमें चिनार का तस्वुर देना पड़ेगा कि चिनार क्या था, तो चाक और बोर्ड का सहारा लेकर उसकी शक्ल सूरत बोर्ड पर बनानी होगी, तब उनको समझ आएगा थोड़ा बहुत कि चिनार है क्या। ये अंदेशा और खौफ बिला वजह नहीं है। वादी के शुमारी कश्मीर के गांदरबल जिले में ये दरख्त सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरसों से जंगलात के दूसरे पेड़ों के साथ साथ चिनार के दरख्तों को भी बेतहाशा अंदाज में काटा गया है। ये सिलसिला अभी तक जारी है। लोग इस बात पर एहतजाज भी करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ही मकामी अमले ने काटी गई लकड़ियों को जिले से बाहर ले जाने से रोक दिया था। मकामी बाशिंदे इस बात से नाराज हैं कि बजाय हिफाजत के इसे जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नौजवानों का कहना है कि इसे बचाए रखने के लिए साइंटिफिक तरीक़ेकार का इस्तेमाल किए जाना चाहिए। के साथ साथ काफी मॉडर्नाइजेशन आ गई है, लेकिन इस रिलेटेड इस चिनार हेरिटेज को बचाने के लिए, इसके लिए मुझे लगता है कश्मीर में ऐसी कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं की जाती है। दरख्तों के कटने का सबसे बड़ा असर माहौलियात पर पड़ता है। वादी के बदलते मौसम की एक बड़ी वजह चिनार के दरख्तों की कटाई भी है। दरअसल चिनार वादी के मौसम को मुतदिल बनाए रखने में अहम किरदार निभाता है, लेकिन लगता है कि बदलते वक्त ने चिनार को लेकर लोगों की तरजीहात भी बदल दी है। पॉपुलेशन ब्लूम हुआ, कंज्यूमर बूम हुआ, कंस्ट्रक्शन हो रही है, बेतहाशा कंस्ट्रक्शन हो रही है, और हमारी जो लैंड है जो बिल्कुल
वही लैंड है जो पहले से थी, इसमें ना कोई इजाफा हुआ है न कुछ। इसकी वजह से जब कंस्ट्रक्शन चारों तरफ से बेतहाशा हो रही है, इसका अल्टीमेट प्रेशर इन चिनार्स पे आ रहा है। चिनार महज एक दरख्त नहीं है, बल्कि कश्मीरी तहजीब और तमद्दुन का एक अहम हिस्सा भी है। शिनाख्त है ये वादी का। कुदरत के इस अनमोल तोहफे को सब बचा कर रखना चाहते हैं। चिनार का कस्टोडियन रेवेन्यू महकमे का है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वादी की इस अहम शनाख्त को महफूज रखने में वो अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाएंगे। वकार मंजूर की रिपोर्ट, गांदरबल, जी सलाम। यार रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मामलाते जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजें ही तहजीब और तमद्दुन का हिस्सा होती हैं। दीगर इलाकों की तरह कश्मीरी आवाम भी इसका खास ख्याल रखती है। कश्मीर में चांदी के बर्तन के इस्तेमाल का रिवाज काफी पुराना है। कदीम जमाने में चांदी ब्याह वगैरह में और ज़ियाफत के मौके पर चांदी के बर्तन ही इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन गरानी के सबब रफ्ता रफ्ता इस रिवाज में कमी आती चली गई। अब महज तोहफे या फिर ड्राइंग रूम की सजावट के लिए ही इनका इस्तेमाल होता है। इन बर्तनों पर खूबसूरत नक्श निगार होते थे, जिससे कि नज़र हटाना मुश्किल होता है। आज भी श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में चांदी के बर्तनों की दुकानें हैं, लेकिन पहले जैसे खरीदार नजर नहीं आते हैं। बहुत मशहूर सनत है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये आगे बढ़े और ज़्यादा बढ़े। अब तो लोगों में चाहत आ गई इसकी, बहुत लोग चाहते हैं कि लोग लेते हैं, शादियों में लेते हैं, बड़े बड़े त्योहारों में लेते हैं, बड़े बड़े मौक़ों पर लेते हैं। ये सामान ये सिल्वर का बड़ी खुशी से लेते हैं। और बनता है यह कश्मीर में ही, खाली ये कश्मीर में बनता है। ये जो कश्मीरी प्रोडक्ट हैं, ये कश्मीरी आर्ट है, और जो ये बनता है बाहर जो बनाते हैं वो मैकल आइटम है, वो यहाँ बहुत कम चलता है। यहाँ पर अहमियत देते हैं, जैसे कि जो कश्मीरी आइटम जो बनाते हैं कश्मीर में। टीम इंडिया के क्रिकेटर और इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल ने डीपीएस श्रीनगर का दौरा किया और स्कूल के तलबा और असातिज़ा से बातचीत की भी। साबिक कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी और स्कूल के तलबा और असातिज़ा से उन्होंने बातचीत की। महेंद्र सिंह धोनी ने नाबीना बच्चों के लिए स्कूल के ताउन की भी तारीफ की। हाल ही में स्कूल में श्रीनगर में नाबीना बच्चों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया था। साथ ही धोनी ने खुसूसी तालीमी महकमे का दौरा भी किया और नाबीना बच्चों से मुलाकात भी की। एमएस धोनी ने कहा कि अगला दौरा घाटी का होगा और वहां पर वो तलबा और टीचर्स के साथ मैच खेलेंगे। नायत खाई आर्मी कैंप की तरफ से आवामी मेला जश्न जिंदगी मुनक्किद किया गया। इस मेले में कई स्कूल और कॉलेज के 800 तलबा ने हिस्सा लिया। इस मेले में कई तरह के प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें बलून शूटिंग, हुक एंड विन, टॉस एंड रिंग जैसे खेलों के जरिए बच्चों ने खूब मस्ती की। मेले में आर्मी के अफसरान के जरिए नौजवानों को रोजगार के मौके तलाशने के लिए गाइडेंस भी दिया गया। साथ ही मेले में कई तरह के स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें कि हैंडीक्राफ्ट और इत्र, साथ ही मोबाइल SBI काउंटर रहे। नौजवानों ने खासतौर से इसमें हिस्सा लिया और सेहतमंद रहने के लिए टिप्स भी फौज के जवानों से लिए। इस मेले की खास बात थी खुशी खाट, जिसमें कि इस्लामिक कोरियोग्राफी का मुजाहरा था। इसमें श्रीनगर, बारामूला, बांदीपुरा और गांदरबल जिलों की कई तंजीमों के लगभग 50 तलबा ने अरबी, फारसी और कश्मीरी जबान में उसका मुजाहरा किया। ये कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान और कश्मीर एनवायरमेंटल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन और कॉलेज डिग्री कॉलेज सोपोर की तरफ से ये जो इश्तराक इसका हो रहा है, इसमें हमने उर्दू अदब से जुड़े लोगों को यहाँ पर बुलाया है, जो शायरा हैं, जो यहाँ कलमकार हैं, तख्लीकार हैं, जो अपने मकाला निगार जो हैं यहाँ पर अपने मकाले पढ़ने जा रहे हैं। ये एक रोज़ा जो सेमिनार है ये रियासती लेवल पर है और इसमें तमाम जो रियासत के सरकर्दा कुछ शोरा हैं, कुछ मकाला निगार हैं आए हुए हैं और वो अपना मकाला यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। पुंछ में RTI तलबा के लिए 39 कौमी राइफल्स ने 10 रोजा पैगाम अमन दौरे की शुरुआत की। इस प्रोग्राम का एहतमाम कृष्णा घाटी के 39 RR हेडक्वार्टर पर किया गया। DDC पुंछ तारिक अहमद जरगर ने हरी झंडी दिखाकर इस टूर को रवाना किया। दौरे का मकसद ITI तलबा को नई टेक्निक्स के बारे में जानकारी फराहम कराना था
और इस मौके पर डीडीसी तारिक अहमद जरगर ने कहा कि खैर सगाली के पैगाम अमन के तहत मुनक्किद किया गया था, जिसका मकसद ITI कर रहे बच्चों को हिंदुस्तान की अलग अलग जगहों पर भेजने और इसको उनको हुनरमंद बनाना है, हुनरमंद। साथ ही तलबा ने इस टूर के लिए आर्मी का शुक्रिया भी अदा किया। पैगाम अमन के हवाले से जो आज हमारे जो बच्चे जो हैं जो ITI में ट्रेनिंग कर रहे थे, इनको एक्सपोजर विजिट के लिए कंट्री के मुख्तलिफ एरियाज़ में भेज करके वहाँ से जो लर्निंग्स हैं वो लर्निंग्स हासिल करने के लिए उनको वहाँ भेजना, ये वाकई बहुत ही अच्छा इक़दाम है, एक बहुत ही अच्छा कदम है, जिसके लिए मैं आर्मी की अथॉरिटीज़ को बधाई देता हूँ। आर्मी की तरफ से एक टूर ले जा रहे हैं। टूर का नाम है BCD बिल्डिंग कैपेसिटी टूर। इस टूर में हमें पुणे में लेके जा रहे हैं, जहाँ पे हमें ITI पुणे में ले जाएगा और पुणे में ITI पुणे में और टाटा मोटर्स जो फेमस एक कंपनी है उसमें ले जाएगा। मैं DCM का स्टूडेंट हूँ, मुझे वहाँ कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ बनाई जाती हैं टाटा की, वहाँ पे कुछ सीखने को मिलेगा जिससे हम आगे कुछ कर सकते हैं। और मैं 39RR का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमें बाहर ले जाया जा रहा है। और श्रीनगर के अगर हम बात करें कैलाश पोरा की, तो यहाँ पर तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें कि 3 लाख रुपए की दवाइयां गरीब लोगों में तकसीम की गई। इस कैंप का इनेकाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और MLA खानियार अली मोहम्मद ने किया था और इस कैंप को ब्लॉक मेडिकल ऑफिस का ताउन भी हासिल था। इस कैंप में लोगों ने अपनी जांच करवाई और दवाइयां हासिल की। साथ ही इस मौके पर मोहम्मद सागर ने कहा कि आगे भी इस तरह के कैंप लगाए जाएंगे। कैलाश पोरा में हमने आसान आलिया पे एक मेडिकल कैंप रखा था ताकि गरीब लोगों को बिलखसूस अदा कर सकते हैं, मेडिकल उनको फ़ायदा पहुँचे वाले रखी थी। और ये 2 बजे तक ये कैंप रहेगा, लेकिन आम लोगों को इससे फ़ायदा में BP होता है, पता ही नहीं चलता है, शुगर की बात होती है या दूसरे अमराज होते हैं। तो इसलिए हमने आज ईद मिलादुन्नबी के तकरीब सईद पर ये कैंप रखा है और मुझे उम्मीद है कि मुस्तफ़ीद होंगे जो मोहल्ले के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, जवान बच्चे, बहनें, बेटियां, वो आ जाएंगी और यहाँ जो नॉर्मल भी होगा वो भी टेस्ट करेगा। उसके घरों दूर से ये डॉक्टर्स आ रहे हैं और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मुलाजमत की गरज से सऊदी अरब गए रवदीप सिंह की जिंदगी अब उस दौराहे पर आकर ठहर गई है जहां पर खुद से निकलने की राह मुश्किल तरीन होती जा रही है। वापसी की उम्मीदें वालिदैन की दुआओं और हुकूमती रवैये पर टिकी हुई हैं। माजी में वजीर खारजा सुषमा स्वराज इस तरह की बेयारो मददगार लोगों के लिए फरिश्ता सिफत साबित हुई हैं। रवदीप और उनके वालिदैन की उम्मीद अब इन्हीं पर टिकी हुई है। क्या है ये पूरा मामला? आइए चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के साथ। ये माँ है जम्मू के RSपुरा गांव के कोटली अर्जन के रहने वाले रवदीप सिंह की, जिसका इकलौता बेटा घर के ख्वाबों की गठरी लेकर निकला था। रवदीप सिंह ने अपनों की खुशी के लिए अपना मुल्क छोड़ा था और रुख किया था सऊदी अरब का। रवदीप सिंह ने 2 साल पहले सऊदी अरब के रियाद शहर की एक कंपनी हमूद मुजहरी अल हदबी ज्वाइन की थी, लेकिन उसने ये कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि जहां वो अपनों को खुशी देने और जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जा रहा है, वो उसके लिए जहन्नुम से भी बदतर साबित होगी। नमस्कार मैडम जी, मैं रवदीप सिंह बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। जी मैडम, मैं यहाँ आया था 2 साल पहले रियाद में, जिसका मेरे कपिल का नाम है हमूद मुजहरी अल हदबी। इनके पास आया था, तो के पास आने के बाद तो चलो ये बात लग गई, भी काम का आया, कुछ था करवाया कुछ, और लेकिन जब अब मेरी जाने की बारी आई है तो मेरे को बोलते हैं नहीं भेजना तेरे को। मेरा पासपोर्ट जितने डॉक्यूमेंट है, जितने का कानून है, भी कोई पासपोर्ट नहीं रख सकता अपने पास, लेकिन इन्होंने मेरा पासपोर्ट नहीं दे रहे मेरे को। ना ही मेरे को बाहर अंदर बाहर जाता हूँ तो पुलिस पकड़ रही है, इधर वैसे पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। और जिनको लेके जा रही है, अगर कोई इसको लेने आ गया ठीक है, नहीं लेने आया तो वो गुम हो गए तो हो गया। इधर किसी को नहीं मालूम है कौन बंदा कहाँ चला गया है। तो मैं जब भी उसको मैं फोन किया 2-3 बार, 3 महीने
महीने हो गए मेरे को कोई सैलरी नहीं दी है। तीसरा महीना स्टार्ट हो गया, मैं उसको फोन किया, मेरे को सिर्फ गालियां देता आगे से और फोन काट देता है। तो ये काम करते करते मेरे से जब जहाँ से खाना नहीं खाया, मैंने 2-3 दिन पहले से खाना नहीं खाया था। अभी मेरे चलो अपने जो इंडियन को मिल जाता है, कोई तरस खा ले तो एक टाइम का चलो किसी ने खिला भी दिया, तो कितने टाइम मैं इधर करूँगा। मेरी 2 छोटी बच्ची हैं गाँव में, मेरा बाप बूढ़ा है, मेरी माँ अंधी है। मेरा इतना ही चाहता हूँ मैं अपने घर पहुँच जाऊँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए इधर से। मेरे को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लेना नहीं देना, बस मेरे को ठीक ठाक अपने घर वालों के पास जाने दिया जाए। मेरी इतनी बेनती है आपसे बस, और जितना जल्दी हो सके आप प्लीज़ मेरे को ये मंगवाने की कोशिश करें, बस इतना ही चाहता हूँ मैं। ये अपील है सेंट्रल गवर्नमेंट से। जैसे कल ही हमने एक ट्वीट भी किया सुषमा स्वराज जी को, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। कल हमारे इस गाँव का एक लड़का रवदीप सिंह सन ऑफ मूल सिंह, जो कि सऊदी अरब में फंसा हुआ है, उसको वहाँ पे बंदी बना के रखा हुआ है। वो 2 साल पहले यहाँ से काम करने के लिए गया था, लेकिन उसको उसके मालिक ने ऐसा ट्रीट किया जैसे मवेशियों के साथ भी कोई ट्रीट नहीं करता है। ना तो उसको सैलरी मिलती है, खाने का इंतजाम नहीं, रहने का कोई इंतजाम नहीं। और ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ गवर्नमेंट सख्त से सख्त एक्शन लेके, जल्दी एक्शन लेके चंगुल से छुड़ाना चाहिए। हमारी विदेश मंत्री से यही अपील है कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, क्योंकि इसकी माँ बाप बिल्कुल बूढ़े हैं, माँ इसकी अपाहिज है, उनका एक ही सहारा है वो लड़का, क्योंकि एक ही बेटा उनका है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे घर जाना है, ये ख्वाहिश है रवदीप सिंह की। ये छोटी सी ख्वाहिश है, लेकिन जब पूरी ना होने पाए तो बड़ी लगने लगती है। रवदीप सिंह कमाने गए थे सऊदी, लेकिन अब बंदी की तरह जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। रवदीप सिंह का पासपोर्ट छीन लिया गया है, न उसे पैसे दिए जाते हैं, न खाने के लिए खाना। रवदीप की 2 छोटी बेटियां हैं। 5 साल पहले रवदीप की शादी हुई थी। अहलिया परमजीत कौर का रो रो कर बुरा हाल है। रवदीप ने और उसके घर वालों ने वजीर खारजा से अपील की है कि उनका बेटा उन्हें लौटा दिया जाए। सुषमा स्वराज जी से बेनती है कि मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी वहाँ से मेरे पास भेजा जाए, ताकि हम उसको देख सकें। जो उसके डॉक्यूमेंट है सब मालिक के पास है, जो उसका मालिक है उसके पास है। और वीरवार को बोला था भेज दूंगा, वीरवार को ना उसने तनख्वाह दी है, बाकी वाले लड़कों को तनख्वाह दे गया, उसको बिल्कुल तनख्वाह नहीं दी है। मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ जो मेरा पति है रवदीप सिंह, उसको जल्दी से जल्दी घर पे भेजा जाए। वो बहुत परेशान है, हम भी परेशान हैं। हम बच्चे के कैसे फीस का गुजारा करेंगे, कैसे उसे रिक्वेस्ट करेंगे भी उसको जल्दी से जल्दी इसको हमारे पास भेजा जाए। मोहब्बत की बात भले ही करता हो जमाना, मगर प्यार आज भी वालदैन से शुरू होता है। और वालदैन की तड़प और सिसकियां अरसे बरी पर जाकर मौला की बारगाह में सुनाई देती हैं। बेटियां बाप की मोहब्बत से मरहूम न रह जाएं। हम जी सलाम की जानिब से वजीर खारजा सुषमा स्वराज से अपील करते हैं कि इस मसले पर गौर व फिक्र किया जाए और घर के चिराग को बुझने से बचा लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट जी सलाम।